पूरी तरह से बैलेंस से रिलेटेड है। हमारा शरीर कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट से बनता है, बढ़ता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, जो कि ताकत और बढ़ोतरी के लिए अच्छे हैं। हालांकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन्स और मिनरल्स जरूरी है हमारे पूरे स्वास्थ्य को बनाए रखने में और हमारे शरीर के अच्छे तरीके से काम करने में भी मदद करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हेल्थ एक्सपर्ट्स डॉक्टर पराग सिंघल और डॉक्टर रत्नेश लाल, जो आज हमें इन सब के बारे में और अच्छे से बताने वाले हैं। एक साथ हम मिलके इन न्यूट्रिएंट्स का रोल बताएंगे, बात करेंगे प्रोटीन सप्लीमेंट के पीछे की साइंस और बताएंगे कॉमन मिथ्स जिससे आपको अच्छी डाइट में हेल्प मिलेगी और अपने डाइट को और अच्छे से समझ पाएंगे। चाहे आप एक फिटनेस एंथुसियास्ट हो या फिर कोई जो अपनी हेल्थ को डेली बेसिस पे सुधारना चाहे, ये एपिसोड पूरी नॉलेज से भरा है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। पहले हमारे साथ हैं डॉक्टर पराग सिंघल। डॉक्टर सिंघल एक कंसल्टेंट फिजिशियन और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की प्रैक्टिस यूके से कर चुके हैं कई सालों के तजुर्बे के साथ। इस तजुर्बे के साथ वो लोगों की मदद करते हैं मैनेज करने में लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स, जैसे कि डायबिटीज, मोटापा और हार्मोन्स में इम्बैलेंस होता है। उनके इस पैशन सबूत के साथ दवाइयों को ढूंढना ताकि हर इंसान अपनी अच्छी सेहत का ख्याल रख सके और सेहतमंद रह सके। डॉक्टर सिंघल, स्वागत है आपका हमारे बीच में आने के लिए। शुक्रिया। हमारे दूसरे गेस्ट हैं डॉक्टर रत्नेश लाल, जो हर्बल लाइफ से एक यूनिक नजरिया लेके आए हैं। ग्लोबल लीडर हैं न्यूट्रिशन और वेलनेस में। डॉक्टर लाल ने अपना पूरा करियर सप्लीमेंट्स के पीछे की साइंस को समझने में इन्वेस्ट किया और प्रोडक्ट्स बनाए जो हेल्थ के लिए जरूरी होते हैं। हेल्थ और प्रोडक्ट से रिलेटेड पूरे तजुर्बे के साथ वो आज हमें बताएंगे कि सप्लीमेंट्स जैसे प्रोटीन पाउडर कैसे हमें डेली लेवल पर न्यूट्रिशन मिलने में मदद करते हैं और हमारे लिए अच्छे हैं। डॉक्टर लाल, स्वागत है आपका हमारे शो में। न्यूट्रिशन हमारे शरीर और हमारे दिमाग के लिए फ्यूल है, तो शुरू करते हैं ये समझने से, इसके बारे में कोर से और इनके रोल समझने में। स्वागत है डॉक्टर पराग आपका भारत में। यकीन है आप पूरे वर्ल्ड की जर्नी के बाद यहाँ आए हैं, अलग अलग देशों में रहकर आए हैं और फिर यहाँ पर भारत आए हैं। आपकी अब तक की ट्रिप कैसी रही? यहाँ आना एक सौभाग्य की बात है और ट्रिप बहुत थकान भरी रही, जिसमें मैंने भिन्न भिन्न कल्चर्स के बारे में जाना, स्पेशली कंबोडिया, वहाँ के मंदिर, नदियाँ और बहुत बड़ा रिलीजियस राज्य जो इस दुनिया से बाहर का लगा। ओह फैंटास्टिक। तो आप कंबोडिया में थे, उसके अलावा कोई और जगह आपको पसंद आई जहाँ गए थे? मैं कुछ दिनों के लिए बैंकॉक गया था, बस वो देखने कि वहाँ भगवान राम और रामायण के बारे में क्या जानते हैं। वो भी मुझे बहुत ज्यादा अद्भुत लगा। आपको हमारे बीच देखकर बहुत खुशी हुई डॉक्टर पराग। आपका शुक्रिया। डॉक्टर लाल, आप दिल्ली के ही रहने वाले हैं, यहीं के हैं और आपकी स्माइल भी बड़ी उम्दा है। शुक्रिया आपका, बहुत कम लोग ऐसा कहते हैं। मुझे भी यहाँ के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इतने इन्फॉर्मेटिव एपिसोड में आके बहुत अच्छा लगा और बहुत इम्पोर्टेंट कि मैं यहाँ डॉक्टर पराग के साथ बैठा हूँ, जिन्हें मैं अपना गुरु मानता हूँ। मैंने इनके काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं जब मैं स्टूडेंट था। इनके साथ बैठने का मौका मिला और इनसे बात करने का मौका मिला, तो ये सच में बहुत बड़ी बात है। दैट्स रियली वंडरफुल। स्वागत है डॉक्टर पराग और डॉक्टर लाल, आपका हमारे साथ यहाँ पर स्वागत है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन हमारे शरीर और दिमाग के लिए फ्यूल जैसा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इनके कोर कंपोनेंट से और इनके रोल्स के बारे में समझते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा डॉक्टर पराग, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का रोल क्या होता है और हमारे जीवन में इनकी क्या अहमियत है?
मैं पहले आपको दूसरे हिस्से का जवाब पहले देता हूं कि ये कैसे जरूरी है और हम इनके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स के बारे में। हेल्थ से जुड़ी जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं वो सब प्रेशर की वजह से है, फाइनेंशियल प्रेशर और एक अच्छे हेल्थ के लिए सोचना। इनमें से एक सबसे ज्यादा बढ़ता हुआ केस जो है वो है मोटापा का, जिसको हम काफी हद तक ठीक भी कर सकते हैं, पर इसकी वजह से काफी कीमत देनी पड़ रही है एक अच्छी हेल्थ के लिए। और हम सब ये जानते हैं कि हमने सुना भी है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है हम मोटापा कम करने के लिए सभी प्रिवेंशन के बारे में बात करें, जो डायबिटीज से पूरा जुड़ा है और कैसे न्यूट्रिशन एक जरूरी रोल निभाता है उसको रोकने में पूरे हिसाब से यही जड़ है। अब हम आते हैं पहले पॉइंट पर, जो है मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो तीन हिस्से में बांटे गए हैं, जो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। ये सभी हमको ताकत देते हैं और हमारे हॉर्मोन्स को भेदने, उसको रिपेयर करने, सेल रिपेयर करने में मदद करते हैं। ज्यादातर लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पा लेते हैं, पर भारत में एक प्रॉब्लम है जिसमें डाइट में इनफ प्रोटीन नहीं मिल पाता है। जो मिनिमम जरूरत होती है प्रोटीन की वो है 0.8 से 1 मिलीग्राम पर बॉडी वेट होता है। लेकिन हम ज्यादातर वेजिटेरियन हैं और काफी रीजंस होते हैं जिस वजह से हमको प्रोटीन की सप्लाई नहीं मिल पाती है। अ, जैसे जैसे हम आगे बात करेंगे हम इसकी जरूरतों के बारे में और बात करेंगे। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे अगर कोई एक बैलेंस डाइट करता है तो उसके बॉडी में विटामिन्स या मिनरल्स की कमी नहीं रहती है। लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का जो स्पेसिफिक रोल तब आता है जब आपकी डाइट बैलेंस नहीं होती, वो हमको सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का रोल होता है मिनरल्स के अलावा वो है हमारे शरीर को एंटीऑक्सीडेंट्स देना। ऑक्सीडेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं हार्ट डिजीज से पहले, कैंसर का बढ़ना, इसलिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत इनको ठीक करने में ज्यादा मानी गई है। हमको एनर्जी देने में भी बहुत जरूरी होते हैं और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्रिया हमको इनके बारे में बताने के लिए डॉक्टर पराग। सुन के बहुत अच्छा लगा कि मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों मिलके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो किसी भी इंसान के शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है एक अच्छे हेल्थ के लिए। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना डॉक्टर पराग से कि कैसे माइक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जरूरी होते हैं हमारे लिए। अब जो न्यूट्रिशन होता है वो एक बैलेंस होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, जो साथ में मिलके एक अच्छी हेल्थ बनाने में मदद करते हैं। अब हम जानेंगे इनकी जरूरतें के बारे में और मैं पूछना चाहूंगा डॉक्टर पराग से कि दोबारा कि कैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मदद करते हैं एनर्जी देने में, इम्यूनिटी बढ़ाने में और ओवरऑल हेल्थ को बेहतर रखने में और सेहत को बरकरार रखने में। थैंक यू। बात करते हैं फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की। वो हमारे शरीर को फ्यूल देते हैं, जो मदद करता है, वरना हम काम नहीं कर सकते। वो बहुत जरूरी होता है और इनके सही अमाउंट में लेना भी जरूरी होता है, जबकि प्रोटीन्स जरूरी होते हैं हमारे शरीर के बाकी कामों को रोकने के लिए, स्पेशली इम्यूनिटी को बनाने में, बॉडी रिपेयर करने में, जिसको हम एनाबॉलिज्म भी बोलते हैं। अगर हमारे शरीर में एनफ प्रोटीन नहीं होगा तो सेल्स का कैटाबॉलिज्म शुरू हो जाएगा, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। अब सप्लीमेंटेशन करते हैं हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसीलिए बैलेंस डाइट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम ऐड करते हैं तो इस प्रोसेस में बहुत मदद करता है। तो मेरा ये मानना है कि बैलेंस डाइट में सही अमाउंट में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसको आप बोलते हैं मिनरल्स और विटामिन्स, इसलिए डाइट में फ्रूट्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। इससे हमको नेचुरली मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। परफेक्ट। तो लेडीज और जेंटलमैन, इसके ऊपर जोड़ते हुए हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये सभी न्यूट्रिएंट्स एक साथ कैसे बैलेंस डाइट बनाते हैं और सही पोषण लेते हैं। और मेरा अगला सवाल है डॉक्टर लाल से, आप कैसे देखते हैं कि ये सभी न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स एक हेल्दी लाइफस्टाइल में मदद करते हैं और सेहतमंद रहने में? जैसा कि
हमने मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात की, लेकिन इसमें एक चीज है कि आप किस एज ग्रुप के हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को मैं कहता हूँ तीन पत्ती का खेल। हाँ, तो ठीक है। अगर आपकी एज ग्रुप है मान लीजिए एडोलेसेंट्स, तो आपको ज़रूरत होगी कार्बोहाइड्रेट्स की और प्रोटीन्स की। अगर आपको बचपन याद हो तो हम खेला करते थे तेज़ गर्मी की धूप में क्रिकेट, तब हम सारी ताकत, इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड्स खो देते थे। उस समय मैं गुल्ली डंडा खेलता था। अच्छा, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो उस एज ग्रुप को वो वाला मैक्रो न्यूट्रिएंट ज़्यादा चाहिए होता है। जैसे-जैसे आप अपने 20s में आते हैं, तब आपको ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि आप उस समय जल्दबाज़ी में खाना खाते हैं। आपकी डाइट्स ज़्यादातर होती है प्रोबेबली फ़ास्ट फूड्स, जैसा कि आजकल चल ही रहा है, तो उनमें वो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, जो हमें चाहिए होते हैं। तो जो बैलेंस जिसके बारे में सर ने बात की है, वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। और जब आप अपने 30s और 40s में जाते हैं और आपकी बॉडी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना काफ़ी कम कर देती है, आपकी ग्रोइंग एज के मुकाबले, तब जाकर सप्लीमेंट्स की ज़रूरत आती है। ख़ास तौर पर मिनरल्स और विटामिन्स के लिए। और तब आपको कुछ और चीज़ों के बारे में भी सोचना पड़ता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका शुगर इंटेक कितना है, किस तरह के शुगर्स और कार्ब्स आप ले रहे हैं, किस तरह के प्रोटीन्स आप खा रहे हैं, इन सब चीज़ों की काफ़ी अहमियत हो जाती है। तो जो बैलेंस होता है, वो एक सर्टेन कैलिब्रेशन तक ही देखा जाता है। और मुझे काफ़ी खुशी है कि हम ये एपिसोड कर रहे हैं, क्योंकि लोग अक्सर ये सोचते हैं कि बस ये एक चीज़ ही हमारी बैलेंस डाइट है। यहाँ वन साइज फिट्स ऑल बिल्कुल नहीं होता है। आपको देखना होता है कि आप कहाँ हैं, आपकी ज़रूरत क्या है। अगर आप एथलीट हैं तो आपकी ज़रूरत बिल्कुल अलग होगी। अगर आपकी ऑफिस जॉब है जिसमें आपके पास समय नहीं है, उसमें आपकी ज़रूरत बिल्कुल अलग होगी। अगर आपकी जॉब है जिसमें आपको बाहर रहना होता है, उसके लिए आपकी जॉब बिल्कुल अलग होगी। तो कैलिब्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपने जो कहा इंट्रोडक्शन में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमें इन्फॉर्म्ड होने की ज़रूरत है आज के दौर में। वो वक्त चला गया जब देसी घी और ज्वार की रोटी ही न्यूट्रिएंट्स के लिए काफ़ी हुआ करती थी उस दौर में। काश कि हम उस ज़माने में एक बार फिर से जा पाते। आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहाँ हमारी डाइट में हमको सारे न्यूट्रिशन मिल ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है और इसलिए ये पॉडकास्ट भी बहुत ज़रूरी है ताकि हम वो इन्फॉर्मेशन दे सकें। ग्रेट। आपने 2 बार ऑन द गो कहा, तो मुझे ये बताइए कि आपका ऑन द गो डाइट क्या है? मेरी ऑन द गो डाइट्स मोस्टली है प्रोटीन्स। ठीक है। मैं थोड़े बहुत कार्ब्स भी लेता हूँ, पर ज़्यादातर प्रोटीन्स लेता हूँ। मैं बताता हूँ क्यों, बिकॉज़ हम भूल जाते हैं, मैं अपने मिड 40s में हूँ, एक ऐसी एज जिसमें मुझे चोट लग सकती है, तो इसलिए मैं काफ़ी प्रोटीन्स लेता हूँ। सबसे पहले अपनी इम्यूनिटी के लिए। लोग भूल जाते हैं कि प्रोटीन्स इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सेकेंडली मैं प्रोटीन्स लेता हूँ मसल रिपेयर के लिए, जॉइंट रिपेयर के लिए और किसी भी तरह की चोट से बचने के लिए। तो मेरा गो टू डाइट इस समय जो है वो है प्रोटीन्स। परफेक्ट। आपने अभी कहा कि आप अपने जी हाँ, मैं 40 40s साल में के हूँ। बीच में हैं, पर आप जी हाँ, बिल्कुल ऐसा लगते हो नहीं। सकता है। हाँ, आप मुझसे ज़्यादा यंग लगते हैं, लेकिन इस बारे में क्या ही बात करें अब। शुक्रिया डॉक्टर लाल। तो प्रोटीन का हमारी डाइट में बहुत ही अच्छा प्रोटीन हमारे डाइट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ डॉक्टर पराग, जैसा इन्होंने कहा कि मसल जोड़ना और बाकी चीज़ें, तो कैसे प्रोटीन सपोर्ट करता है मसल रिपेयर करने में, इम्यूनिटी में और ओवरऑल हेल्थ में, और अलग-अलग लोगों के लिए कितनी ज़रूरत होती है और अलग-अलग लोगों की अलग-अलग ज़रूरतें किस प्रकार की होती हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे मैं इसके बारे में? सोचता हूँ कि रत्नेश ने सही बात की है कि अलग एज ग्रुप की अलग ज़रूरत है। जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनको प्रोटीन भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर किसी की एडमिन जॉब है, उसके मुकाबले इसके अलावा कुछ अमाउंट प्रोटीन सबको ही चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है बॉडी के लिए।
अब वो प्रोटीन हमारे सेल ग्रोथ में हमारे शरीर की फंडामेंटल यूनिट सेल होता है। तो अगर वो सेल अगर टूटेगा तो उसका रिपेयर प्रोटीन पर निर्भर करता है। सेल की ग्रोथ भी प्रोटीन पर ही निर्भर होती है। अगर आपको कहीं चोट या कहीं कट लग जाता है तो उसका रिपेयर प्रोटीन पर ही निर्भर करता है, ना कि फैट्स या कार्बोहाइड्रेट्स पर। प्रोटीन एक एनाबॉलिक हार्मोन होता है जो हमें, जैसा रत्नेश ने कहा, कि वो इम्यूनिटी और सेल मेटाबॉलिज्म और रिपेयर में मदद करता है। और अगर आपका सेल ही डैमेज हो जाता है तो आपके शरीर के काम करने में भी अंतर आने लगता है। और सेल्यूलर फंक्शंस जैसे माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शंस, टेक्निकल भाषा में कहे तो हमारी कोर यूनिट वही होती है। अगर वही काम नहीं करेगा तो आप कैसे उम्मीद लगा सकते हैं अपने शरीर के हर रूप में सही से काम करने में? तो सब कुछ ही बेकार हो जाएगा। ये एक कंप्यूटर में चिप के जैसा है, अगर चिप खराब हो गई तो सब खत्म हो जाता है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। जैसा हमने डॉक्टर से सुना, उन्होंने भी बताया कि कैसे प्रोटीन जरूरी होते हैं हमारे मसल रिपेयर और हर दिन के काम में मदद करते हैं। जो लोग अपनी प्रोटीन का अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं या सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब हम बात करेंगे उसे कैसे पूरा करें। तो मेरा अगला सवाल है आपसे डॉक्टर लाल, प्रोटीन सप्लीमेंट का उसे कब हमारे लिए जरूरी होता है और कोई किस तरह का प्रोटीन ले तो उसमें कैसे चुने, और अलग अलग व्यक्ति प्रोटीन के बारे में सही डिसीजन कैसे ले बहुत अच्छा प्रोटीन्स के सवाल बारे किया में। आपने। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि प्रोटीन मिलता किस चीज़ से है। लोग जो वेजिटेरियन हैं उनके लिए है दाल, पनीर और टोफू है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए प्रेफरेबली प्रेफरेबली व्हाइट मीट, अंडे, और एक और ऑप्शन होता है सप्लीमेंट करने का, क्योंकि एक एग वाइट में सिर्फ 3 ग्राम प्रोटीन मिलता है। एक अंडे में 3 ग्राम प्रोटीन। लेकिन अगर मेरा वज़न 90 किलो है और जैसे सर ने कहा है कि हमें अपनी बॉडी वेट का 1 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए, तो मुझे कितने अंडे खाने पड़ेंगे ताकि मैं 90 ग्राम प्रोटीन पूरा कर सकूं? कितना पनीर या टोफू खाना पड़ेगा, या फिर मुझे कितनी दाल खानी पड़ेगी उतने प्रोटीन के लिए? लोग कहते हैं कि मैं चिकन खाता हूं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि वो बटर चिकन खा रहे हैं। वो भले ही हाँ, टेस्टी लगे, हाँ? जी हाँ, और इसको कहते हैं हेडोनिक प्रोटीन इंटेक। तो आप खुश होंगे कि आप प्रोटीन खा रहे हैं, लेकिन आप उसको सही तरीके से नहीं खा रहे हैं। आप उसे कॉम्बिनेशन में खा रहे हैं, जो अल्टीमेटली आपको नुकसान देगा। तो पहला पॉइंट ये था कि हम किस चीज़ से प्रोटीन ले सकते हैं। अब एक तरीका है जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल अपटेक वैल्यू। जितनी भी सब्जियां जिनमें प्रोटीन होता है उनकी बायोलॉजिकल अपटेक वैल्यू कम होती है। जैसा कि मैंने कहा कि एक एग वाइट में 3 ग्राम प्रोटीन होता है, तो उसकी 100% बायोलॉजिकल अपटेक वैल्यू होती है, यानी मुझे 3 ग्राम प्रोटीन ही मिलेगा। लेकिन अगर मैं आधा किलो चिकन खाऊं तो मुझे सिर्फ 20% ही प्रोटीन मिलेगा, क्योंकि चिकन की बायोलॉजिकल अपटेक वैल्यू सिर्फ 20% है, यानी मुझे सिर्फ 40 से 50 ग्राम प्रोटीन ही मिलेगा। वेजिटेरियन डाइट में ये और भी कम हो जाती है। मैं ये मानता हूँ कि वेजिटेरियंस को ज़रूरत पड़ती है प्रोटीन सप्लीमेंट्स की, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं अपनी उम्र में, या अगर आप कोई स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं और एक एक्टिव लाइफस्टाइल चाहते हैं, तो एक प्रोटीन का लेवल मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और अगर वो नहीं है, तो आपको उसको अपनी डाइट में लाना ही पड़ेगा। मेरा जो तीसरा पॉइंट है वो है बटर चिकन वाले कमेंट से रिलेटेड, जोक्स अपार्ट। प्रोटीन एक ऐसी फॉर्म में होना चाहिए जो कि हेल्दी हो। तो आज के दौर में हमारे पास हैं एयर फ्रायर्स। मुझे याद है लगभग 10 साल पहले मैं दिन के 10 से 20 अंडे छीला करता था पूरे दिन के लिए। लेकिन अब तो आप चिकन ले सकते हैं बिना किसी ऑयल के, या फिर मैं ये कहूँ कि थोड़े से ऑलिव ऑयल के साथ, जो कि अपने आप में काफ़ी हेल्दी है, हेल्दी फैट का सोर्स है। तो यही 3 एस्पेक्ट्स हैं कि आपकी डाइट क्या है और कितनी बायोलॉजिकल अपटेक वैल्यू है आपके प्रोटीन के सोर्स की, और आपका खाना एक हेल्दी तरीके से बना होना चाहिए। ये 3 बहुत ही ज़्यादा
ज़रूरी माने जाते हैं। प्रोटीन इंटेक के बारे में लोग ये अक्सर भूल जाते हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपने जो भी शेयर किया अभी अपने तजुर्बे से और हमें समझाया इसके बारे में। लेकिन आपने बताया एक चीज़ व्हाइट मीट के बारे में। कुछ आपने कहा व्हाइट मीट के बारे में। क्या रेड मीट के साथ कुछ गलत है? रेड मीट डाइट में मोस्टली एक अच्छा क्रिएटिन का सोर्स माना जाता है, क्योंकि क्रिएटिन एक ज़रूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट भी है। वो हमें बहुत तरीकों से मदद करता है, जैसे अवेयरनेस बढ़ाता है और इंटेलिजेंस भी बढ़ाता है, और उसके अंदर फैट का एक अहम हिस्सा भी पाया जाता है। तो रेड मीट के अंदर फैट की एक लेयर पाई जाती है, जिसे कहते हैं मबलिंग। आप देखते होंगे उसमें सफ़ेद रेशे होते हैं। तो अगर रेड मीट को आप खाएंगे, मैं कहता हूँ रोस्टेड फॉर्म में, तो वो आपको प्रोटीन के साथ साथ फैट भी ज़्यादा देगा। तो आप प्रोटीन खाने के पर्पस को ही कमज़ोर करते रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो प्रोटीन का एक गलत सोर्स है, ऐसा नहीं है। आप उसे एक बैलेंस तरीके से खा सकते हैं। आप व्हाइट मीट ही ज़्यादा लीजिए और साथ में रेड मीट भी खाइए, लेकिन थोड़ा कम कैलिब्रेटेड तरीके से, थोड़ी कम मात्रा में, ताकि ऐसा ना हो कि आप प्रोटीन लेने की एवज़ में आप कहीं अपनी बॉडी में फैट ना बढ़ा दें। डॉक्टर पराग आप कुछ कहना? हाँ, हाँ। देखिए, मुझसे भी काफ़ी लोगों ने पूछा, पर जैसा रत्नेश ने कहा कि डेली हमको व्हाइट मीट खाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप रेड मीट नहीं खा सकते हैं। हफ्ते में एक बार हम यहाँ ज़िंदगी को अच्छे से जीने आए हैं, इसलिए रेड मीट को खाना या ज़्यादा खाना हमें अवॉइड करना चाहिए। देखिए, कोलेस्ट्रॉल और फैट्स दोनों ही रेड मीट खाने से बढ़ता है। रेड मीट के ऊपर रिसर्च चल रही है। कहीं ज़्यादा खाने से तो कैंसर नहीं होता। ये एक ऐसी विषय है जिसके बारे में अभी तक खोज कर रहे हैं लोग बाग। इसी मुद्दे पे डिबेट चल रहा है। देखते हैं इसके आगे भविष्य में क्या रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। शुक्रिया आपके थॉट्स बताने के लिए हमारे बीच और इस सब्जेक्ट के बारे में। आपको पता है कि होल फूड्स से हमें अच्छे न्यूट्रिशन मिलता है, लेकिन प्रोटीन वाली चीजें उसको बैलेंस करने में मदद करते हैं। डॉक्टर सिंगल, आपसे पूछना चाहूंगा और कुछ ऑप्शंस बताइएगा जो अच्छे नेचुरल सोर्सेज होते हैं प्रोटीन के हमारे लिए, जो आप रेकमेंड करते हैं एक बैलेंस डाइट के लिए, जो हमें जरूरी है। देखिए अजय जी, मैं जो कहना चाह रहा हूं, देखिए, वेजिटेरियन लोगों के लिए, जैसा अभी रत्नेश ने कहा, दाल, पनीर, टोफू और दूध से बनी चीजें ठीक होती है, पर इनाफ नहीं पड़ती है। जो भी इन पर निर्भर रहेगा उसको प्रोटीन पूरा नहीं मिल पाएगा। उसको या तो सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे या फिर जो मीट खाता है उसके साथ रहना पड़ेगा ताकि प्रोटीन पूरा रहे। अंडे, व्हाइट मीट और वेज डाइट मिलके पूरा कर सकते हैं। वेजिटेरियंस को फिर भी सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है। अगर किसी को अंडे या व्हाइट मीट नहीं खाना तो सप्लीमेंट्स कहां से ले? यही फिलहाल डिबेट चल रही है कि प्रोटीन एक अच्छे चीज से मिले, क्योंकि बहुत सारे ऑलरेडी मार्केट में मिल रही हैं चीजें। तो एक साधारण आदमी के लिए ये बहुत कंफ्यूजिंग है कि क्या ले और क्या नहीं ले। ये जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बारे में हम सोच रहे हैं या बात कर रहे हैं। शुक्रिया ये सब बताने के लिए। आपने सुना कैसे प्रोटीन जरूरी होता है और खास करके वेजिटेरियंस के लिए सप्लीमेंट्स कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे इनका अच्छे से कैसे इस्तेमाल करें। डॉक्टर लाल, आप बताइए कि सप्लीमेंट्स कैसे मदद करते हैं होल फूड्स को हटाए बिना, और किन चीजों के बारे में लोगों को सोचना चाहिए और कैसे समझना चाहिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं डॉक्टर लाल कि सप्लीमेंट से न्यूट्रिशन में कैसी मदद होगी सबकी, होल फूड्स को हटाए बिना, और लोगों को किस बारे में सोचना चाहिए, लोगों को क्या देखना चाहिए। वंडरफुल। हम यहाँ पे प्रोटीन की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बारे में भी बताऊंगा। और आजकल ये जैसा कि सर ने ही कहा, एक काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक है। आप जब फार्मेसीज में जाते हैं
तो आप देखते हैं कि एक बहुत बड़े प्रोटीन सप्लीमेंट्स का ढेर लगा हुआ है, बड़े-बड़े डब्बों की फॉर्म में। तो अगर मुझे बताया ना गया होता तो मैं चुन नहीं पाता इनमें से कुछ भी। तो हम सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं, जैसे कि सर ने कहा, वो फूड्स जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है। अब बात करते हैं प्रोटीन के अलग-अलग प्रकार के बारे में। सबसे पहले है केज़ीन, जो हमें मिलता है दूध से, और वो 80% दूध ही होता है। और जब आप उस दूध से पनीर बनाते हैं, तो उसका जो पानी बचता है, उसको सुखाने के बाद हमें मिलता है व्हे। वो उस पूरी मिल्क क्वांटिटी का सिर्फ 20% होता है। तो अगर आप दूध पी रहे हैं, तो आप ले रहे हैं केज़ीन, और वो एक काफ़ी अच्छा सोर्स है। और दूध में कैल्शियम भी होता है और कई तरह के न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। वे एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, क्योंकि वो अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। वे की खुद की 3 फॉर्म्स होती हैं: कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट और हाइड्रोलिसेट। कॉन्सेंट्रेट जो होता है, वो सबसे कम प्रोसेस्ड होता है। कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन, जिसे हम कहते हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, तो वो प्रोसेस्ड नहीं होता और आपको काफ़ी सारे फ़ायदे देता है, इंक्लूडिंग अमीनो एसिड्स, जो इसके अलावा आपको नहीं मिलता। जैसे कि दालों में बहुत ज़्यादा अमीनो एसिड्स नहीं होता है। वे का आइसोलेट आपको तब लेना चाहिए जब आपका मकसद हो सिर्फ बॉडी को बिल्ड करना, क्योंकि उसमें अमीनो एसिड्स तो कम होते हैं, लेकिन वो कुछ हद तक प्रोसेस्ड ज़रूर होता है, तो बॉडी उसे जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ज़्यादातर जिम जाने वाले लोग वे आइसोलेट लेते हैं पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन के तौर पर, जिम के तुरंत बाद, क्योंकि 45 मिनट्स के वर्कआउट के बाद आपकी बॉडी एक कैटाबॉलिक स्टेट में होती है। वो एनर्जी लेने की कोशिश करती है। वर्कआउट क्या होता है? वो होता है कंट्रोल्ड इंजरी। आपने अपनी मसल्स को इंजर किया होता है जिम में वजन उठाकर, तो आपको उसे रिपेयर करना होता है। सर ने रिपेयर के बारे में कहा, तो वे आइसोलेट इसमें काफ़ी फ़ायदा देता है। वे प्रोटीन की लास्ट फॉर्म, जिसे कहते हैं हाइड्रोलिसेट, वो और ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि उसे काफ़ी हाई लेवल तक ट्रीट किया जाता है। लेकिन वो 2 पॉइंट्स जो उसके खिलाफ जाते हैं, उनमें से एक है कि उसमें अमीनो एसिड्स बिल्कुल नहीं होते और उसका टेस्ट बहुत ख़राब होता है। तो इस वजह से वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। उसके बाद आते हैं दूसरे प्रोटीन सप्लीमेंट्स, जैसे हम क्या कहते हैं उसको, हाँ, सोय। लोग अक्सर भूल जाते हैं कि सोय एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, ना सिर्फ प्रोटीन का, बल्कि वो हमारे ब्रेन के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। लोग कहते हैं कि वो भूख को दबाता है, वो भूख को दबाता नहीं है, लेकिन वो हमें भर देता है। तो आपका पेट जी भर हाँ, जाता आप है। पेट भरा हुआ महसूस करते हैं। जैसे मैंने कहा, हेडोनिक ईटिंग वो टर्म है जिसे आजकल काफ़ी न्यूट्रिशनिस्ट यूज़ कर रहे हैं, जिसमें आप ना चाहते हुए भी खाना खाते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि आपके सामने बटर चिकन या कोई और रोस्टेड मीट है। जैसे कि पर तंदूरी चिकन भी हो सकता है। रोस्टेड तो फिर भी हाँ अच्छा जी, है, तंदूरी काफ़ी चिकन हेल्दी हेल्दी है, है। हेल्दी है, राइट। तब भी अच्छा इसलिए मैं है। अक्सर बटर तब भी चिकन का अच्छा है। नाम लेता हूँ। मज़ाक करते वक़्त बटर चिकन और डाइट तो कोक, आप जोड़ेंगे जलफ्रेज़ी चिकन, हाँ? जालफ्रेज़ी चिकन भी। हाँ, 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 बिल्कुल। ये तो एक मेन्यू ही तैयार हो गया, या हम एक रेस्टोरेंट खोलने वाली बातें कर रहे हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो सोय एक लेफ्ट आउट प्रोटीन है, मुझे ऐसा लगता है, जिसे आजकल लोग कुछ ज़्यादा अटेंशन नहीं देते। तो सोय टोफू की फॉर्म में, उसमें काफ़ी कम बायोलॉजिकल अपटेक वैल्यू होती है। तो इसीलिए वो प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो सोय बेस्ड होते हैं, वो प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स होते हैं, और साथ ही ये आपको काफ़ी पेट भरा हुआ महसूस कराता है, क्योंकि ये बॉडी में काफ़ी देर तक रहता है, क्योंकि इसका डाइजेशन प्रोसेस स्लो होता है वे के मुकाबले। तो ये है प्रोटीन के अलग-अलग प्रकार जो आप ले सकते हैं, और मैंने आपको एक पूरा स्पेक्ट्रम दिखाया है, ताकि आपकी ऑडियंस अब जाकर ये समझ पाए कि वो स्पेक्ट्रम इसलिए है ताकि आप ये चूज़ कर पाएँ कि कौन-सा प्रोटीन आपकी ज़रूरत के हिसाब से सबसे अच्छा है, कि अगर आपकी एक सेडेटरी लाइफ़स्टाइल है, या आपकी एक एथलेटिक लाइफ़स्टाइल है, या फिर
सिर्फ एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लेना चाहते हैं तो ये स्पेक्ट्रम आपके लिए है। इसमें ऐड करने के लिए जैसा रत्नेश ने कहा और उसका उल्टा कीजिए, एक हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट के साथ। प्रोटीन डाइट से आपको लंबे समय तक भरा महसूस होगा क्योंकि उसमें आपका पेट खाली नहीं रहेगा। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट की वजह से आपका इंसुलिन बहुत बढ़ जाता है क्योंकि हमारा शरीर पहचान जाता है इंसुलिन के बढ़ने से और ज्यादा भूख लगती है। आप सोचते हैं कि अपने बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट खाया है तो आपका पेट भरा होगा, लेकिन 2 या 3 घंटे बाद ही आपको दोबारा भूख लगने लगेगी। इंसुलिन की वजह से यही अंतर है जो लोग अक्सर भूल जाते हैं। इसलिए प्रोटीन हमारे लिए जरूरी होता है हमारी डाइट में। हम जब भी खाते हैं हमें इनफ प्रोटीन खाना चाहिए ताकि हम हाइपर इंसुलिनीमिया से बच सके। हाइपर इंसुलिन एनीमिया, ये कुछ नया है जो मैंने आज सीखा है कि प्रोटीन्स किस तरह हमें मदद करते हैं और कैसे हाइपर इंसुलिन एनीमिया से बचा सकते हैं। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाने से शरीर में इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है। हाँ, हाई इंसुलिन लेवल, हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स में। कार्बोहाइड्रेट्स। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, इंसुलिन एक जोकर की तरह है। 3 पत्ती में जो मैंने आपको बताया था, उसको आगे बढ़ाते हैं, तो उसको जोकर कहते हैं। इंसुलिन का सबसे पहला काम होता है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना। उसका दूसरा काम होता है उस ग्लूकोज को मसल तक ले जाना। तो इसलिए जब मैं प्रोटीन खाता हूँ, उसमें थोड़ा बहुत ग्लूकोज भी ऐड करता हूँ। तो जो इंसुलिन वहाँ होता है, वो उसको सीधा मेरी मसल्स तक ले जाता है। तीसरा काम जो वो करता है, वो है जब आपके शरीर में इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है, जैसे सर ने कहा इंसुलिन के बारे में, उससे आपके अंदर फैट जमा हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि जो लोग इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाते हैं, वो वैसे तो पतले होते हैं, लेकिन उनके पेट पर मोटापा आ जाता है। और उस मोटापे की सिर्फ एक ही वजह होती है, वो है इंसुलिन। सर ने अपने पेशेंट्स में अक्सर देखा होगा। जैसा रत्नेश ने कहा, पेट पर मोटापा, उसको हम सेंट्रल एडिपोसिटी कहते हैं। इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस या टाइप 2 डायबिटीज वाले लोग, हम डायबिटीज बात कर रहे हैं जो न्यूट्रिशन से जुड़ा है, वो जरूरी और जुड़ा है। इसलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में बात की जाए। तो हम बात करेंगे जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में। वे लोग जिनको टाइप 2 डायबिटीज है या उनके परिवार से चलती आ रही है या उनके जीन्स में है, पर उसको आप दवाई के सहारे और अच्छे लाइफस्टाइल से ठीक कर सकते हैं। बुरे जीन्स की वजह से वो पहले से ही बिगड़ा था, उसके ऊपर से गलत तरीके का खाना खाने से पेट पर मोटापा आना, जिसको सेंट्रल एडिपोसिटी या ट्रंकल ओबेसिटी कहा गया है, एक डिजास्टर है। आपको पहले से टाइप 2 डायबिटीज होती है, इसलिए इसमें 2 टाइप आते हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप। तब ये प्रोटीन डाइट का काम आना शुरू पड़ता है ताकि इंसुलिन को दबाया जा सके। इंसुलिन का निकलना या फिर बढ़ना लेवल इंसुलिन का बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है हमारे शरीर के लिए। तो डॉक्टर पराग, जैसे कि रत्नेश ने कहा आपकी प्रैक्टिस के बारे में, मैं आपको कोई केस के बारे में बताना चाहेंगे जो आपकी प्रैक्टिस के तजुर्बे से हुआ हो और कहां पर तक बैलेंस न्यूट्रिशन ने मदद की हो बदलाव लाने में। देखिए, ये कोई एक चुना हुआ केस नहीं है। हम अक्सर ऐसे देखते हैं, शुरू से टाइप 2 डायबिटीज या प्री डायबिटीज वाले लोग जो मोटे हैं, जिनको सेंट्रल एडिपोसिटी है, हम उनको हमेशा एक हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए बोलते हैं। हम दवाई के लिए तभी बोलते हैं जब हमें लगता है कि लाइफस्टाइल से ज्यादा मदद नहीं हो पा रही है। हम इंसान नजरअंदाज कर देते हैं। हम जो भी खाते हैं, हम उसको जलने में ज्यादा सोचने लगते हैं। यही इंसान की सोच है कि हर पेशेंट यही आके बोलता है कि हम कुछ नहीं खाते हैं। तब मेरा जवाब उसके लिए यही रहता है कि अगर आप 2 सैंडविच खा रहे हैं तो आपको बस एक की भूख है क्योंकि आपका मोटापा बढ़, इसका मतलब कहीं तो गलत है, चाहे वो मेटाबॉलिक ओबेसिटी कंडीशंस क्यों ना हो।
अपना वजन कम करने में कामयाब हुए हैं और अपना पेट कम कर लिया, उनकी डायबिटीज बिल्कुल खत्म हो गई या उनको डायबिटीज बनती ही नहीं, उसका असर होता है। इसलिए पॉडकास्टर लोगों को बताना बहुत जरूरी हो गया कि एक अच्छी डाइट के इंपॉर्टेंस के बारे में बताना और न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन को लेना क्यों जरूरी है। ये शेयर करने के लिए धन्यवाद। सप्लीमेंट्स ने बहुत मदद की है, जैसा आपने देखा कि डॉक्टर पराग से सुना हमने कैसे बदलाव आए न्यूट्रिशन की वजह से, और ये बहुत मायने रखता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में जानते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा डॉक्टर लाल कि आपने कम से कम किस तरीके के लोगों को ज्यादा फायदा हुआ है एक अच्छे सप्लीमेंट का इस्तेमाल करने से। फिर से एक अच्छा सवाल। मैं पिछले 15-20 साल से जिम जा रहा हूँ। आप दिखते भी। हाँ, मैं यही बोलने वाला मैं था। बोलने ही वाला था आपको ये। हाँ, लेकिन पिछले कुछ सालों से जाना छोड़ दिया है, पर मैंने काफ़ी जनरेशंस देखी हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, बिगिनर से लेकर अ, आगे बढ़ते हुए बिल्कुल स्पेशलिस्ट तक, एक्टिव लाइफ़स्टाइल वाले लोगों में मैंने एक चीज़ देखी कि सिर्फ़ जिम तक लिमिट नहीं करते हैं। कोई जो कैलिस्थेनिक्स करता है या हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करता है या फिर साइकिलिंग या वॉकिंग वगैरह-वगैरह, इन सभी को सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो अपने शरीर को स्ट्रेस में डालते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, किसी एक तरह का स्ट्रेस। जिम में वही वही एनारोबिक स्ट्रेस होता है, जिसमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। जब आप रनिंग करते हैं या एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि एरोबिक क्लासेस में, उसमें आप अपने शरीर को स्ट्रेस में डालते हैं। अब उस स्ट्रेस को कैसे दूर कर सकते हैं? आप कितना खाना खा सकते हैं? अभी हम यही बात कर रहे थे कि किसी ने मुझसे पूछा कि कौन-सी सबसे अच्छी अ, सब्ज़ी होती है आपके डाइजेशन के लिए? पपीते में एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं पेपिन। वो आपके खाने को हज़म करने में काफ़ी मदद करता है। लेकिन आप कितना पपीता खा सकते हैं? 1 दिन में? और 1 दिन में कितनी बार खा सकते हैं? रोज़ एप्पल जो साउथ ईस्ट एशिया के इलाकों में काफ़ी पाया जाता है, वो बहुत ही अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। लेकिन आप कितने रोज़ एप्पल्स खा सकते हैं? तो वो लोग जो, चलिए सिर्फ़ उनकी बात नहीं करते जिनकी एक्टिव लाइफ़स्टाइल है। वो लोग जिनकी सेडेंटरी जॉब्स हैं, वो ये नहीं समझते कि उनकी डाइट आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रही हैं। कभी-कभी मैं कुछ लोगों से मिलता हूँ जो ये कहते हैं कि वो हेल्दी खाते हैं। ये एक मेरी अ, कंपनी के मैनेजर का ही एक एग्ज़ाम्पल है। उसका विटामिन डी3 लेवल जो कि उसका डी3 लेवल जो कम से कम भी 30 इंटरनेशनल यूनिट्स होना चाहिए, उसका विटामिन डी लेवल था 5। और उसने जिम करना शुरू कर दिया और वो मुझसे सवाल पूछा करता था और उसको जॉइंट पेन शुरू हो गए। मैंने कहा, तुमने अपना विटामिन डी3 लेवल चेक कराया? वो बोला, जिम ट्रेनर ने तो बताया ही नहीं। तो मैंने उससे कहा कि तुम कर ये रहे हो कि तुम अपनी बॉडी को स्ट्रेस में डाल रहे हो और उस स्ट्रेस को सप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो ताकि उस स्ट्रेस की भरपाई हो सके और शरीर से वो स्ट्रेस दूर जा सके। ऐसे में सप्लीमेंट्स की काफ़ी ज़रूरत होती है और इसलिए अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत होती है। विटामिन बी विटामिन बी6, विटामिन डी, अ, ज़िंक, मैग्नीशियम की भी काफ़ी चर्चा हो रही है आजकल, सोडियम पिकोलोनेट, सेलेनियम एटसेट्रा। मैं फिर कहता हूँ, ये एक पूरा स्पेक्ट्रम है, आप सब कुछ नहीं खा पाएँगे। सप्लीमेंटेशन आपको सब कुछ तो नहीं दे सकता, लेकिन आपको ये देखना है कि आपको क्या सूट करता है। इसलिए गाइडेंस लीजिए, गाइडेंस जो कि क्लियर और रिसर्च ड्रिवन हो। अगर मुमकिन हो तो एक प्रैक्टिसिंग मेडिकल प्रोफेशनल से या फिर एक न्यूट्रिशनिस्ट से, लेकिन गाइडेंस ज़रूर लीजिए। समझिए कि आज आपकी बॉडी कहाँ पर है और किस चीज़ की आपकी बॉडी को ज़रूरत है। ये बहुत जरूरी है समझना कि हमें कौन सी यूनिक चीज चाहिए
ताकि न्यूट्रिशन पूरा हो सके। चलिए अब आगे बात करते हैं। डॉक्टर पराग, आपसे पूछना है कि हमें सुनने वाले लोग क्या ध्यान में रखें। और डॉक्टर पराग, मैं आपको पूछना चाहूंगा कि लोगों को क्या चीज ध्यान में रखना चाहिए कि अपने प्रोटीन नीड्स को पूरा कर सके, उनके प्रोटीन नीड्स और सप्लीमेंट इनकॉर्पोरेट करना। देखिए, प्रोटीन की बात करने से पहले जो रत्नेश ने कहा विटामिन डी के बारे में, मैं उसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि वो एक बहुत जरूरी पॉइंट है। सनलाइट हमारे लिए एक प्राइमरी सोर्स है विटामिन डी का, दूध से बने प्रोडक्ट्स भी, लेकिन प्राइमरी सोर्स सनलाइट ही होती है। और आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है, हम गाड़ियों में घूमते हैं तो हमें सनलाइट नहीं मिल पाती है। वातावरण में जितना भी स्मोक और स्मॉग होता है, उस वजह से यूवी रेज हमारे पास नहीं आ पाती है जो हमारी स्किन अब्जॉर्ब कर सके। दूसरी दिक्कत यह है कि हमारी डार्क स्किन भी यूवी को कन्वर्ट नहीं होने देती विटामिन डी में। तो ये डार्क स्किन की दिक्कत है। तो 90% डार्क स्किन वाले लोग हमारी तरह, उनको विटामिन डी मिलेगा ही नहीं। वे विटामिन डी डेफिशिएंट रहेंगे 90%। 50% लोग विटामिन डी डेफिशिएंट होते हैं। बहुत से डार्क स्किन वाले लोग, शर्त लगाता हूं कि विटामिन डी डेफिशिएंट होते हैं। ये हम बहुत लो लेवल पर बात कर रहे हैं। लेकिन विटामिन डी का सप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। और विटामिन डी के साथ एक दिक्कत है कि जो हम लेते हैं वो सिर्फ 50% ही एब्जॉर्ब होता है, तो बाकी आपको विटामिन डी का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। विटामिन डी बहुत जरूरी होता है। जो लोग भूल जाते हैं, वो सिर्फ एक मिनरल या सप्लीमेंट नहीं है, वो एक हार्मोन है। वो हमारी हड्डियों के लिए, हमारे कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए, सबसे ज्यादा इम्यूनिटी के लिए जरूरी होता है। इस पे बहुत डिबेट चल रहा है और रिसर्च भी, लेकिन इस पे सबूत भी है। इनफ विटामिन डी लेवल से आपको काफी इन्फेक्शंस नहीं होते हैं। इम्यूनिटी के काफी फैक्टर्स हैं। प्रोटीन पर वापस आते हैं। हमें सबसे पहले अपने बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन की जरूरत को समझना पड़ेगा। अगर कोई कहता है कि उसका वेट 60 किलो है, तो उसको 50 से 60 ग्राम प्रोटीन खाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, वेजिटेरियंस को इनफ प्रोटीन नहीं मिल पाएगा डाइट से। हम वेजिटेरियंस को मीट भी नहीं खिला सकते हैं, जो नहीं हो सकता है, इसलिए उनको प्रोटीन सप्लीमेंट लेना जरूरी होता है। और रत्नेश ने प्रोटीन के ऊपर मास्टर क्लास दी, केसिन, वे प्रोटीन, सोया और बहुत कुछ। और मैं सोचता हूं कि हम कैसे फायदे और नुकसान बताते हैं अलग अलग प्रोटीन की। मुझे यकीन है तुम्हारी मास्टर क्लास बहुत मदद करेगी सुनने वालों को समझने में कि कौन सा प्रोटीन चुने। जी, आई होप सो। जी। थैंक यू डॉक्टर पराग, ये सब बताने के लिए। और आपको पता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, हम अलग अलग विटामिन्स को खाने की बात कर रहे हैं, अलग अलग सप्लीमेंट्स को खाने की बात कर रहे हैं, और उसमें एक चीज और जरूरी है कि हम कौन सा सप्लीमेंट चुनते हैं। चलिए जानते हैं हम कैसे ये कर सकते हैं। मेरा अगला सवाल अब आता है। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है डॉक्टर लाल, कि डेली न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए किसी को कौन-कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे एक अच्छा सप्लीमेंट अपने लिए, सेहत के लिए चुनने के लिए, और प्रोटीन सप्लीमेंट्स को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाना है। जी, बहुत अच्छे। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं सप्लीमेंट्स के। हम एक ऐसे समय पर हैं जिसमें हमें नहीं पता कि लेबल क्या कहता है और प्रोडक्ट के अंदर क्या है। तो ये बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो अपनी जर्नी शुरू करने वाले हैं, अपने लाइफ़स्टाइल को सुधारने के लिए, कि लेबल को कैसे पढ़ें, उनके सप्लीमेंट के अंदर क्या है। और मैं प्रोटीन का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। मैंने काफ़ी ब्रांड्स को देखा है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। मैंने ब्रांड्स को देखा है जिनमें एक स्कूप का साइज़ 25 से 30 ग्राम का होता है, पर लेबल कहेगा कि 30 ग्राम में आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिलेगा और बाकी बचा हुआ 10 ग्राम कार्ब्स है।
फिर वो कुछ अमीनो एसिड्स डाल देंगे जो प्रोटीन में ऑलरेडी होते ही हैं। तो मुझे इससे डर लगता है क्योंकि मैं पहले से ही कार्बोहाइड्रेट की डाइट पर हूँ। मैं प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड करना चाह रहा हूँ, पर वो सप्लीमेंट मेरा कार्बोहाइड्रेट बढ़ा रहा है। तो लोगों को खुद को एजुकेट करना पड़ेगा। काफ़ी लोग इंटरनेट से करते हैं और मुझे पता भी नहीं कि वो एक भरोसेमंद सोर्स है भी या नहीं। जब तक कि आप किसी वेबसाइट पे जैसे क्लीवलैंड क्लिनिक या मेयो क्लिनिक या वेबएमडी जो कि एस्टैब्लिश्ड रिसर्च से बनी साइट्स हैं, लेकिन अ, मेरे हिसाब से उनको किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना चाहिए या तो कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर भी हो सकता है अगर ज़रूरत है तो। लेकिन आपको पता होना चाहिए लेबल पढ़ के कि आप क्या खा रहे हैं। जैसे आप एक मेन्यू को खोलकर पढ़ते हैं और चुनते हैं कि आपको क्या खाना है, वैसे ही लोगों को करना चाहिए। अपने खाने की सही जानकारी होनी चाहिए। शुक्रिया इन सब बातों के लिए। हम सुनने वालों के लिए भी ये बताएं कि इसको समझ के वे अपने न्यूट्रिशन अच्छा करें। और डॉक्टर पराग, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि प्रोटीन को पूरा करने के लिए आपकी कौन सी टिप्स हैं जो आप यूज करते हैं रोज के खाने से, आपके रोज के खाने से? इनफ मिल्क प्रोडक्ट्स खाने से डाइट में इनफ दाल और सब्जियां खाना भी बहुत ही जरूरी होता है। वेजिटेरियन डाइट में काफी हद तक प्रोटीन मिल जाता है जो पूरा नहीं पड़ता है, काफी होता है। तो हमको उसको और बढ़ाना पड़ेगा। ये सब करना चाहिए। लेकिन अगर उसमें कोई गैप है तो उसको सप्लीमेंट को चुन के उसका लेवल पढ़ के सबसे अच्छा प्रोटीन चुने। मेरा एक टिप है कि हमें इसको मॉडरेशन में करना चाहिए। हमें रोज के प्रोटीन के अमाउंट को नहीं पार करना चाहिए। अगर हम मॉडरेशन में नहीं करेंगे, थंब रूल कहता है कि हमें मॉडरेशन में करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो आप सेफ हैं, अगर आप उसको भूल जाते हैं तो आप खतरे में भी आ सकते हैं। तो इसका समझना बहुत जरूरी है। रत्नेश ने अपनी एक मास्टर क्लास में कहा कि उन्होंने बताया बटर चिकन के बारे में, उन्होंने दूध के बारे में भी बताया, आपने भी दूध के बारे में बताया। एक स्टेप आगे उन्होंने दूध से दही बनाने की बात भी कही। अगर मैंने सही समझा तो आपको क्या लगता है मलाई मार के एक ग्लास लस्सी के बारे में? मॉडरेशन में सब चीजें सही हैं। मॉडरेशन में ओके, ओके। आपको और हमको ज्यादा पता है कि हम अपनी डाइट को कैसे मॉडरेट करते हैं। हम लोगों को ये नहीं कह रहे कि वो मिलिटरिस्टिक बन जाएं उनकी डाइट को लेकर, उनके न्यूट्रिशन को लेकर। हम कोई सुपरमैन की सेना तैयार नहीं करना चाहते। हम बस ये चाहते हैं कि लोग बीमारियों से बचे रहें, डिजीजेस, एक अच्छी इम्यूनिटी क्रिएट कर सकें, खास करके जिस वातावरण में हम सब रहते हैं। और सर ने बहुत अच्छा पॉइंट कहा था कि सप्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी चाहे आप रेगुलर डाइट भी ले रहे हों। तो जिसको हम रेगुलर डाइट समझते हैं शायद वो ना हो। अब अ, अ, बहुत से लोग कहते हैं कि उनको स्टारबक्स की कॉफी पीकर काफी एनर्जी आ जाती है, हाई एनर्जी लेवल्स। लेकिन शायद उनको ये नहीं पता कि वो एक डायूरेटिक है। तो वो आपके शरीर से फ्लूइड्स निकाल देती है जिससे आपको क्रैम्स आने लग सकते हैं। तो लोग ये समझ नहीं पाते कि अच्छा और बुरा हर चीज का होता है। कॉफी सच में अच्छी होती है लेकिन वो साथ ही साथ कुछ नुकसान भी करती है। मॉडरेशन में सब कुछ परफेक्ट होता है। प्रोटीन का पूरा डब्बा खाने के बाद कम समय के अंदर मैं कोई आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर नहीं बन जाऊंगा। तो मेरा मैसेज ये है और मैं अपने काफी पेशेंट्स को यही बोलता हूं कि 3 दिन लगते हैं किसी भी आइडिया में, 3 हफ्ते लगते हैं किसी भी आदत को बनने में और किसी लाइफस्टाइल को बनने में 3 महीने लगते हैं। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप एक बहुत ही प्रोडक्टिव और प्रोग्रेसिव जर्नी कर पाते हैं। एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए सिर्फ 3 महीने के लिए आपको करते रहना है, फिर आप अपने पूरे जीवन भर उसके फायदे देखते रहेंगे। वहीं रुकिए, वहीं रुकिए। इसको और आसान करते हैं हमारे सुनने वालों के लिए।
आपकी क्या एडवाइस रहेगी अगर कोई सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना चाहता है और उनको कैसे पता लगेगा उसके सबसे ज्यादा फायदे के बारे में सप्लीमेंट्स यूज करके, और वो कैसे तय करेंगे कि उनको सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है इधर? मैं एक डॉक्टर की प्रैक्टिस करता आया हूँ। मैं पहले बताना चाहूँगा कि अपना बेसिक ब्लड प्रोफाइल कराएँ, ताकि पता लगे कि कहाँ-कहाँ कमी है, ख़ास करके विटामिन्स और कैल्शियम प्रोफाइल, ताकि मैं उसको ऐसा कोई काम करने ना भेज दूँ कि वो अपनी हड्डियाँ तुड़वा ले या कोई और चोट लग जाए या कमज़ोरी आ जाए। तो ये मेरा सबसे पहला रिस्पॉन्स होता है। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं, जैसे आपने कहा कि मैं एक जिम जाने वाला व्यक्ति लगता हूँ, लोग पूछते हैं कि आप क्या करते हैं? और लोग मुझसे कहते हैं कि हमने जिम की मेंबरशिप ले ली है। मैं कहता हूँ कि जिम की मेंबरशिप से आप हेल्दी नहीं होंगे। ये सब होता है प्रोग्रेसिवली और ग्रेजुअली। ये कोई रात भर का प्रोसेस नहीं है। तो मैं अपने पेशेंट्स को या कोई भी मुझसे पूछता है, उनको बेसिक प्रोफाइल के लिए कहता हूँ और उसको ठीक करने के लिए कहता हूँ। और 3 हफ्तों के बाद आपको बदलाव दिखाई देना शुरू होंगे। आपको बदलाव महसूस होना शुरू होंगे, लेकिन आपको 3 हफ्तों तक लगे रहना है और मेरी हमेशा यही एडवाइस होती है। तो ड्रॉप आउट रेट सैडली उन 21 दिनों में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मैं अक्सर ये मज़ाक करता हूँ कि न्यू ईयर रेज़ोल्यूशंस के बाद 1 जनवरी को सारे जिम्स पैक दिखाई देंगे और 14 फरवरी तक जिम खाली हो जाते हैं, क्योंकि आपको आपके वैलेंटाइन्स डेट मिल जाती है। तो तो लोग इसको अपनी हेल्थ जर्नी की तरह नहीं देखते। वो इसको देखते हैं एक फैड की तरह, कोई एक्साइटिंग चीज़। और ये लाइफ़स्टाइल नहीं होता है। ये तो सरासर बचपना है। तो एक एक अच्छी लाइफ़स्टाइल क्रिएट कीजिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और इसलिए ताकि आप ख़याल रख सकें ना सिर्फ़ अपना, बल्कि उनका भी जिनसे आप प्यार करते हैं। तो जब वो देखेंगे कि आप हेल्दी हैं, तो वो खुश होंगे और आपके अंदर ये ताकत पैदा होगी कि आप अपनों को खुश रख सकें। जो हम बातें कर रहे थे, उसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। मैं इसको अपनी पर्सनल स्टोरी से जुड़ा हुआ मान के बताना चाहूँगा कि मेरा लड़का, जिसने अभी ग्रेजुएशन किया डॉक्टर से, वो हेल्थ कॉन्शियस और उसका बीएमआई सिर्फ 18 है और वो स्पोर्ट्स भी खेलता है। और जब उसने हमारे प्रोटीन इनटेक कैलकुलेट किया, जो हमें लगा कि रीजनेबल, अंडे, दाल और जो रत्नेश ने कहा उस हिसाब से वो सिर्फ 20 ग्राम ही निकला। हम्म। अब सोचिए, हम उसी गैप के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो मीट खाता है, व्हाइट मीट खाता है, रेड मीट नहीं खाता। वो जब उसने अपना प्रोटीन इंटेक कैलकुलेट किया, वो भी मॉडरेट व्हाइट मीट खाने के बाद, तो उसमें गैप आया। तो उसने हेल्थ सप्लीमेंट लेना शुरू किए, प्रोटीन सप्लीमेंट, सबसे ज्यादा वे प्रोटीन। इसलिए मैं ये रिलेट कर पाया पर्सनल स्टोरी से कि कोई जवान जो व्हाइट मीट खा रहा है, सही डाइट कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे सप्लीमेंट की जरूरत पड़ रही है। फैंटास्टिक। आपके बेटे की ग्रेजुएशन की बहुत बहुत थैंक यू। शुभकामनाएं। तो आपने की वे प्रोटीन के बारे में, आपको क्या लगता है वे या सोए कंपेयर कर सकते हैं, या फिर तो जैसा मैंने कहा, जैसे कि वो उस इंसान को चुनना पड़ेगा, उसकी खुद की ज़रूरतों के हिसाब से। तो वे मसल रिपेयर के काम आता है, और अगर आप रोज़ जिम नहीं जाते हैं, तो मैं आपको वे लेने को नहीं कहूँगा। अगर आप हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, तो नॉर्मल एक्सरसाइज़ और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट में फ़र्क होता है। तो आपकी रोज़ की ज़रूरत के हिसाब से सोय प्रोटीन को काफ़ी अच्छा माना गया है, जिसके रीज़न्स मैंने पहले ही आपको बता दिए थे। तो सबसे पहले वो लंबे समय तक पेट को भरा रखता है, तो आपको अच्छा महसूस होता है, और उसमें वे प्रोटीन जितना नहीं, लेकिन कुछ बायोलॉजिकल अपटेक वैल्यू होती है, जो दाल, अ, पनीर और अ, टोफू से अ, अच्छी मानी जाती है। सोय कंसंट्रेटेड होता है, तो उसमें ज़्यादा प्रोटीन मिलता है पर ग्राम,
उन चीज़ों से जिनके बारे में मैंने आपको बताया। वे देखिए यहाँ कुछ गलत या सही नहीं है। यहाँ पर मेरे लिए क्या सही है और मेरे लिए क्या गलत है, तो लोगों को अपने लिए चुनना आना चाहिए। लोग अक्सर भूल जाते हैं, कभी-कभी वो सही चुन लेते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता होता जो उन्होंने सही चुना है, वो शायद उनको लंबे समय में दिक्कत करे। तो अ, ट्रेनिंग नहीं करते वे प्रोटीन उनका वेट बढ़ा देता है, इसलिए आपको या तो रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, तब आप वे प्रोटीन लें। हाँ, ओके, सही कहा। क्योंकि आप कैलोरीज ले रहे हैं, एट द एंड सब कैलोरीज कहा। ही है। सोय ऐसा नहीं करता। सोय आपका वजन घटाने में मदद करता है। तो उसके लिए जो ये चाहता है, तो ये बहुत जरूरी है। तो ये बहुत जरूरी है कि लोगों को चुनना आना चाहिए। आजकल की दुनिया सुपर कनेक्टेड है। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, पर आपको वो इंफॉर्मेशन सही सोर्सेज से लेनी चाहिए। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, सीजन्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, न्यूट्रिशनिस्ट्स, आप उन वेबसाइट्स पे भी जाकर देख सकते हैं जिनका मैंने जिक्र किया, और आप देखें कि आपके लिए क्या सही है। परफेक्ट। तो जैसा आप दोनों ने डॉक्टर से सुना सही चीजें चुनने के लिए क्या करें, तो जैसे हम इस एपिसोड के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, एक हमेशा याद रखने वाली एडवाइस हम सुनने वालों के लिए ताकि सही चुन सके, मैं आपसे पूछना चाहूंगा डॉक्टर पराग कि बैलेंस्ड न्यूट्रिशन और सही चुनने के लिए आप क्या सलाह देंगे ताकि हम एक बैलेंस्ड और सही डिसीजन ले सके हमारे न्यूट्रिशन के बारे में और जीवन के बारे में। तो बैलेंस डाइट जरूरी है, प्रोटीन भी जरूरी होता है, सिर्फ जिम जाने वालों के लिए, पर सबके लिए। बिना किसी हिचक के प्रोटीन सप्लीमेंट की जरूरत पड़ने लगेगी। और जैसा हमें अलग अलग तरीके की प्रोटीन की फायदों के बारे में बात की कि कोई मेरी तरह जिसको वेट कम करना हो, मैं सोया पर जाना चाहूंगा, सही बोला? तो यही सबसे नीचे रेखा है कि जो अफवाह फैली हुई है कि पूरे देश में कि प्रोटीन सिर्फ जिम जाने वालों को ही चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और आपके हिसाब से प्रोटीन सबको ही लेना चाहिए, ना कि सिर्फ जो जिम जाते हैं उनको और जो सिर्फ कसरत करते हैं, है ना? करेक्ट? आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? प्रोटीन सप्लीमेंट्स को लेकर काफ़ी मिसकंसेप्शंस फैले हुए हैं। मैं फिर से वही कहना चाहूँगा कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ें। कौन सा प्रोटीन आपके लिए सही है, उसके बारे में पढ़ें, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन डाइट के हिसाब से, और उस स्टेज तक ना पहुँच जाएं कि आपको बस भूख ही लगती रहे। देखो भई, हम उस स्टेज में थे बचपन में जब हम देसी भाषा में कहते हैं कि खोपड़ के भूख लग रही है, तो मम्मी से बोलते थे कि मम्मी जल्दी से पराठा बना दो। वो दौर अब खत्म हो चुका है। अब हमें उस चीज का ध्यान रखते हुए कि हमें हर वक्त भूख ना लगे, क्योंकि वो भूख लगना ही सबसे बड़ी वजह है जिससे हम अनहेल्दी खाना खाते हैं और अनहेल्दी चॉइसेस कर देते हैं अपने खाने की। तो ये ध्यान रखें कि आप हर दिन क्या खा रहे हैं, और आपको अपनी न्यूट्रिएंट प्रोफाइल के बारे में भी पता होना चाहिए। वैसे मम्मी के पराठे या दादी के पराठे हमेशा खा लेता हूँ, लेकिन आपने जहाँ कहा मॉडरेशन में और जैसा आपने दोनों डॉक्टर से सुना कि मॉडरेशन में सबका स्वागत है और न्यूट्रिशन की तरफ अच्छे से बढ़ने से जीवन काफी बदल जाता है। तो चलिए खत्म करते हैं एक कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी भरा मैसेज देते हुए। मैं यहां पर आए दोनों डॉक्टर से पूछना चाहूंगा कि पहले आपसे डॉक्टर लाल कि आप कौन सा मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जिन्हें अपनी हेल्थ और न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है, अपने स्वास्थ्य और अपने खान पान पर। देखिए, ये बहुत ही साफ और सिंपल है, और मैं फिर से एक बार अपनी बात को दोहरा देता हूँ कि ये आपकी लाइफ है, और ये बहुत ज़रूरी है कि आप बीमारियों और परेशानियों से बच के रहें। और
यही हेल्थ है। बीमारी का ना होना ही हेल्थ है। और जब आप बीमार होते हैं, आप सिर्फ अपने को ही दुखी नहीं करते हैं, बल्कि साइकोलॉजिकली अपने साथ वालों को भी दुखी कर देते हैं। आपके पेरेंट्स, आपकी वाइफ, आपके लिए यही मोटिवेशन काफी होना चाहिए कि आपको पता रहे कि आपकी ब्लड वैल्यू क्या है और मुझे सही चीजें चुनना आना चाहिए। मेरा प्रोटीन सोर्स बटर चिकन ना हो, हमेशा मैं कभी-कभी मलाई लस्सी ले सकूं, पर हाँ, मलाई लस्सी। पर हाँ, कभी-कभी मैं पराठे भी खा सकता हूँ, लेकिन हाँ, मॉडरेशन में। थैंक यू। आप बताइए डॉक्टर पराग। नहीं, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना। जो रत्नेश ने कहा कि हेल्दी डाइट एक प्रोसेस होता है, जो फाइनल होता है वो फिनोटाइप होता है। हमारी बॉडी का जो ओबेसिटी होता है, हमें सही वेट लेना चाहिए। ज्यादा वेट हमारे शरीर के लिए जहर जैसा है। चाहे आप किसी भी ऑर्गन की बात करें, हार्ट, जोड़े, पैनक्रियास, लिवर, सब कुछ, दोनों प्रोसेस को चुनने से एक सही डाइट और आपके बॉडी वेट पर असर दिखाएगा, जिससे आपकी एक हेल्दी और लंबी लाइफ रहेगी। इन सब चीजों को फॉलो करने से आपको वो चीज मिल पाएगा। अब चलिए, अब समय आ चुका है हमारे डॉक्टर्स के साथ रैपिड फायर सवाल खेलने का। यह है रैपिड फायर राउंड और इसमें कोई सोचना नहीं है, बस इंस्टिंक्ट से जवाब देना है। सिर्फ अपने मन से रैपिड आंसर देने हैं और कुछ मजे करते हैं। पहला सवाल आपसे, क्या आप तैयार हैं? पहले आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। ठीक है। कौन सी सबसे अच्छी हेल्थ रेमेडी है जो काम करती है? देखिए, मैं ऐसे किसी एक रेमेडी के बारे में नहीं जानता हूं जो काम आए वो कुछ चीजों को मिला के। क्या आप थोड़ा और बताना चाहेंगे वो चीजें क्या हैं? देखिए, तो वो है एक आयुर्वेदिक दवाई लेना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर आप कोई ऐसा अनहेल्दी खाना खा सके जिसका कोई भी असर ना पड़े, तो वो क्या होगा? वो क्या होगा? आइसक्रीम। आपको आइसक्रीम पसंद नहीं है? मुझे पसंद है आइसक्रीम। मेरा कहना है कि हर चीज जो अनहेल्दी है, जो आपका सवाल है, वो रिलेटिविटी का है, मतलब कंपैरिजन का है। तो कंपैरिजन में आप आइसक्रीम्स खा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। आइसक्रीम पर थोड़ा कैरामल डाले तो कैसा ओ, लगेगा? वो और भी टेस्टी और भी लगेगा। अच्छा। ओके, ओके। ऐसा कौन सा हेल्थ ट्रेंड है जो आपको लगता है हमेशा के लिए गायब हो जाएगा? देखिए, एक अफवाह है कि अगर आपको अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए तो जिम जाना चाहिए, पर आप चलकर और दौड़कर भी हेल्दी रह सकते हैं। सहमत हूं। सबसे अजीब सवाल किसी पेशेंट ने जो आपसे पूछा हो? कि उनका वेट कम नहीं हुआ, जबकि उन्होंने सिर्फ 500 कैलोरीज ही खाए। और वो 500 कैलोरीज क्या थे? दिन के 2 सैंडविच। ओके। जो हमारे रेस्ट करते हुए कैलोरीज खर्च होती है, वो 1500 कैलोरीज होती है। तो वो कैसे हो सकता है? सबसे ज्यादा बुरा कौन सा है, नाश्ता छोड़ना या फिर देर तक जागना? आ, नाश्ता छोड़ना एक अच्छी चीज नहीं है। हर इंसान को हेल्दी मील्स लेने चाहिए, और देर रात तक जागना आपके शरीर के लिए खराब होता है। देर रात तक मूवीज का क्या ख्याल है? निर्भर करता है। ओके। कौन सा एक हेल्थ हैक है जो आपको लगता है कि सबको एक बार जरूर करना चाहिए? इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्योंकि ये एक अफवाह लगती है। फैशनेबल चीजें हैं जो कि आती जाती रहेगी, और लेटेस्ट जो है वो है 16 घंटों का फास्ट, इंटरमिटेंट फास्टिंग। आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर आप हेल्दी बैलेंस डाइट कम पोर्शन में ले रहे हैं तो वो काफी होती है। शुक्रिया डॉक्टर पराग, मजा आया इसमें। अब डॉक्टर लाल के पास आते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? ओके। ऐसी कौन सी हेल्थ की अफवाह है जो आपको हंसा देती है? कि क्रॉसफिट को एक तरीके की एक्सरसाइज माना जाता है जो काफी खतरनाक होती है, क्योंकि वो आपको एक कंडीशन दे सकती है जिसे कहते हैं रेप्डोमाइलोसिस।
और काफी रिसर्च में देखा गया है कि वो एक्सरसाइज किसी भी तरीके से आपकी मदद नहीं करती, बल्कि उल्टा आपके मसल्स को रप्चर कर देती है। ओके, क्या ये सच में? जी, सच में इस पर रिसर्च हुई है। मैंने नहीं सुना था। मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू। आपके गोटो का क्या प्लान होता है उन जवानों के लिए जो बिजी होते हैं, जिनके पास खाना बनाने का भी समय नहीं होता, ताकि जल्दी खाना खा सके? निकालिए खाना बनाने का समय। अपने पूरे दिन का मील प्लान बनाइए, अपने पूरे दिन का मील बनाइए, अपने साथ लेकर आइए और घर का बना न्यूट्रिशियस फूड खाइए। हेडोनिक डाइट्स की तरफ ना जाएं। ऐसा ना सोचें कि एक चीज बर्गर में कुछ तो प्रोटीन मिलेगा, उसमें उससे ज्यादा बुरी चीजें होती हैं जो आपकी हेल्थ बिगाड़ सकती हैं। तो न्यूट्रिशियस खाना चाहिए, उन्हें पकाइए और मील प्रेप करिए। अगर आपके फ्लाइट में सिर्फ 30 मिनट बचे हैं तो आप क्या लेकर जाएंगे? मैं बस एक स्टॉल ढूंढूंगा जल्दी से, एक अंडे वाला स्टॉल, और 5 एग वाइट्स खा लूंगा एयरपोर्ट पर? एयरपोर्ट में। ओके। कितनी नींद लेना इनफ होता है? कम से कम 6 से 8 घंटे, क्योंकि आपका शरीर कुछ समय मांगता है रिकवर होने के लिए, चाहे आपका सेडेंट्री, एक्टिव या एथलेटिक लाइफस्टाइल हो। काफी लोग समय निकालते हैं सोने के लिए, लेकिन उनको लगता है वो 6 घंटे सो गए, लेकिन वो उन्हें ऐसा लगता है कि वो 6 घंटे सो गए, लेकिन वो सोते हैं सिर्फ 4 घंटे। इस बीच वो अपना आईपैड और स्मार्टफोन स्क्रॉल करते रहते हैं 2 घंटे के लिए। ये सब हेल्दी नहीं है। सब चीजों को दूर रख दीजिए। कम से कम 6 घंटे की नींद लीजिए रोजाना। बिना आंखें झपकाए आप कितनी देर सोते? मैं ब्लिंक करूंगा और झूठ बोलूंगा। मैं सोता हूं सिर्फ 2 घंटे। ओके। ओके, ऐसी कोई साइन स्ट्रेस का जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं? लोग ये नहीं पहचान पाते कि जब वो थके होते हैं, वही सबसे पहला साइन होता है जिससे पता लगता है कि या तो वो इनफ न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे हैं या फिर नींद। और वो ये बहाना सोच लेते हैं कि मैं तो जॉगिंग पे चला गया था इसलिए, या पिछली रात मैंने ज्यादा पी ली थी इसलिए। लेकिन अगर आप थकावट महसूस कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पर, तो अपना चेकअप जरूर करवाइए एक मेडिकल प्रैक्टिशनर से और पता लगाइए कि आखिर है क्या। ओके, फैट्स जैसे घी और बटर चिकन क्या सच में बुरे होते हैं जितना बताया गया है उसे? ये मत सोचिए कि वो बुरे होते हैं। वो बेहतर होते हैं सीड ऑयल से, जैसे कनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। लेकिन वो ऑलिव ऑयल से ज़्यादा अच्छे भी नहीं होते, वर्जिन और एक्स्ट्रा वर्जिन। लेकिन मॉडरेशन में घी और तेल खाना पकाने के लिए अच्छी चीज़ है इंडियन लाइफस्टाइल में। तो एक पूरा बटर चिकन मॉडरेशन में है, हाँ या नहीं? नो। शुक्रिया अपने समय के लिए। उम्मीद है आपको मजा आया होगा और मुझे उम्मीद है सुनने वालों को भी रैपिड फायर राउंड में मजा आया होगा। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए इतने अच्छे एपिसोड में लिव योर लाइफ बेस्ट लाइफ अनस्क्रिप्टेड में। एक बड़ा शुक्रिया हमारे गेस्ट के लिए, डॉक्टर पराग सिंघल और डॉक्टर रत्नेश लाल का, अपने जानकारी को बांटने के लिए और हमें बताने के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का रोल क्या है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का रोल और प्रोटीन सप्लीमेंट का अच्छा और सेफ इस्तेमाल कैसे करें। हमारी आज की बातचीत ये बताती है कि न्यूट्रिशन पूरी तरह से बैलेंस का खेल है, और ये समझना कि हमारी डाइट की जरूरतें आखिर कैसे पूरी हो सकती है, वो होल फूड से हो सकते हैं या ध्यान से चुने गए सप्लीमेंट से भी। कुछ सप्लीमेंट से हमारा मकसद ये हो कि हम एक हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और अच्छा जीवन बिता सके, मजबूती और स्थिरता भरी जिंदगी। अगर आपको आज का हमारा डिस्कशन मूल्यवान लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें टू लिव योर बेस्ट लाइफ अनस्क्रिप्टेड को। आपके विचार और सवाल हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर बताएं, और याद रखें, छोटे कदम एक अच्छे न्यूट्रिशन की तरफ काफी अच्छे बदलाव ला सकते हैं लंबे समय के लिए और ट्रांसफॉर्म कर सके। मिलते हैं फिर अगली बार। मैं हूं अजय खन्ना, याद दिला रहा हूं कि क्यूरियस रहें, कमिटेड रहें और सबसे ज्यादा हेल्दी रहें, और हमेशा हेल्दी रहिए। आपका सबसे अच्छा जीवन
आपकी आज की चॉइस से शुरू होगा।